अब आता है लेक्चर 8। लेक्चर 8 से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इससे पहले का, ठीक है। तो देखो लेक्चर 5 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 5 था तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण कोर में रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली यही था, दैट इज़ एफ और एफ रिजल्टेंट का कहानी पूरा, ठीक है। दैट इज़ एक्साइटेशन तुमने दिया डीसी में, दैट इज़ एफ, ठीक है। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण वो फ्लक्स जो कि कोर में एफ था वो चेंज हो गया रिजल्टेंट में, ठीक है। यही कंप्लीट स्टोरी था लेक्चर 5 का। अब इसके बाद आता है स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा लेक्चर 6 में कि ईएमएफ जो कि स्टेटर के कंडक्टर में इंड्यूस हुआ था और जो टर्मिनल पे वोल्टेज आया वी, इसका पूरा कहानी हमने लेक्चर 6 में पढ़ा था, ठीक है। लैगिंग लोड, लीडिंग लोड, जीरो पावर फैक्टर, यूपीएफ सभी के लिए हमने पढ़ा था कि तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज कैसे कैसे चेंज कर रहा है, साथ ही साथ लोड एंगल और पावर फैक्टर भी कैसे कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। अब उसमें जो हमने आधा चीज़ पढ़ा था दैट इज़ हमने एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिराइव किया था और थ्योरेटिकली समझने का कोशिश किया था कि एक्टिव पावर का फ्लो क्या है, रिएक्टिव पावर का फ्लो क्या है, ठीक है। तो लेक्चर 8 में, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्टिव पावर का फ्लो और रिएक्टिव पावर को ग्राफ के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेक्चर 6 में जो लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर, यूपीएफ, ये सब का जो सर्किट डायग्राम हमने बनवाया था उसी डायग्राम हम लोग यहाँ पे फिर से बनाएंगे और उसी डायग्राम में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को प्लॉट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस लेक्चर में और क्या देखेंगे कि एक्साइटेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने से लोड एंगल, पावर फैक्टर में क्या क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है। दैट इज लेक्चर 5। अभी जो बोले उसका ठीक है, उसका नोट्स में दिखा देता हूँ। दैट इज लेक्चर 5। तो देखो लेक्चर 5 कुछ ऐसा था, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या था कि रोटर के स्टेटर के कंडक्टर में जब करंट फ्लो किया तो वो अब एक अपना फ्लक्स प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो मेन फ्लक्स के साथ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करके कोर के अंदर जो फ्लक्स है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो तुम्हारा कोर के अंदर जो फ्लक्स था तुम्हारा यूपीएफ पहले यूनिटी पावर फैक्टर पे, वो देखो क्या हो गया, फ्लक्स अब ऐसे हो गया। कहने का मतलब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा लेकिन एंगल चेंज हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ये तो हो गया यूपीएफ का। जीरो पावर फैक्टर में क्या हुआ, तो जीरो पावर फैक्टर में देखो क्या हुआ कि जीरो पावर फैक्टर में रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घट गया, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है तुम्हारा 0.8 पावर फैक्टर लीड और 0.8 पावर फैक्टर लैग। तो 0.8 पावर फैक्टर लीड में क्या हुआ कि रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, एंगल भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कोर में तुम्हारा ज़्यादा फ्लक्स हो गया, ज़्यादा फ्लक्स हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ गया। कहने का मतलब एक्साइटेशन घटाना होगा तभी तुम्हारा रेटेड वोल्टेज दे पाएगा। कहने का मतलब अंडर एक्साइटेड, ठीक है। ये अंडर एक्साइटेड केस हो गया। 0.8 पावर फैक्टर लैग में क्या हुआ था कि रिजल्टेंट फ्लक्स घट गया था, कोर में जो फ्लक्स है वही घट गया। जब कोर में फ्लक्स से घट गया तो टर्मिनल वोल्टेज भी घट गया। कहने का मतलब एक्साइटेशन बढ़ा के देना होगा, मतलब ओवर एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। ये था पूरा कहानी। ये देखो लेक्चर 5 में हमने सिर्फ और सिर्फ एफ और ईएफ के बीच को ही स्टडी किया है, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिक क्या स्टडी किया है कि एफ कैसे चेंज हो रहा है एफ रिजल्टेंट में, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को स्टडी किया है लेक्चर 5 में जो कि कोर में मौजूद है, ठीक है। दैट इज़ एफ जो कि इनिशियल में एफ रहता है और चेंज होने के बाद एफ रिजल्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लेक्चर 6। लेक्चर 6 में देखो ये वाला हिस्सा लेक्चर 5 में हमने पढ़ दिया, इसी को बोलते हैं लोड एंगल, ठीक है।
अब इसके आगे का कहानी दैट इज़ ईएमएफ का इंडक्शन। ईएमएफ का इंडक्शन से लेकर टर्मिनल वोल्टेज तक क्या क्या चीज़ होता है ये हम लेक्चर 6 में पढ़ेंगे और लेक्चर 8 में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे तुम्हारा एक्टिव पावर दिखाया जाता है, कैसे रिएक्टिव पावर दिखाया जाता है, डायग्राम में कहाँ से पता चलेगा कि एक्टिव पावर बढ़ रहा है घट रहा है, एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है, मतलब इसी लेक्चर में। तो ठीक है। अब ये देखो 0.8 पावर फैक्टर लैग है। 0.8 पावर फैक्टर लैग में कैसे कैसे टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है। मेन है ये फार्मूला, इस फार्मूला पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये साई निकालने का ये फार्मूला है, दैट इज टैन इनवर्स ये, ठीक है। ये टैन इनवर्स कहाँ से आया, तो देखो ये वोल्टेज है और ये ईएफ है, ठीक है। बड़ा एंगल लोगे तो बड़ा ट्रायंगल में ये साई बनेगा, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ईएफ को अगर तुम एक्सप्रेस करोगे तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, टैन साई की मदद से टाइटली पुल्ड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन साई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ईएफ को जब एक्सप्रेस करोगे तो ये तो मैग्नीट्यूड है, और एंगल में क्या आएगा, एंगल में कैसे लिखते हो, टैन इनवर्स लिखते हो ना। तो ये सर ने इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन लिखा है, इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन ईएफ आएगा जिसमें तुम लिखोगे मैग्नीट्यूड और एंगल, ठीक है। तो ये वही वाला एंगल है, ठीक ना, ईएफ वाला ही एंगल है, ठीक है। उसके बाद 0.8 पावर फैक्टर लीड का कुछ ऐसा सीन होता है, इसी में नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिवाइड करके दिखाएंगे कि एक्टिव रिएक्टिव पावर क्या होता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, ईएफ कॉस डेल्टा, इसका मतलब क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये तुम्हारा ईएफ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में डेल्टा मतलब डेल्टा निकालने के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इतना दूर तुम्हारा बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन अगर लगाते हो, साइन अगर कॉस लगाते हो तो करली ब्लैक हेयर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कॉस डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बटा ईएफ। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ईएफ कॉस डेल्टा, कहने का मतलब इतना लेंथ क्या हो गया, ईएफ कॉस डेल्टा, टोटल कितना है वी, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि ये वी इतना बड़ा है, ईएफ इतना ही बड़ा है, तो v ग्रेटर देन ईएफ कॉस डेल्टा बोल सकते हैं ना। तो ऐसे ही ये चीज़ कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। फिर एक्टिव रिएक्टिव पावर आया। एक्टिव रिएक्टिव पावर में हमने पहले क्या देखा कि एक्टिव पावर फ्लो कैसे कर रहा है। हमने पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया कि लोड को चेंज किया, जनरेटर के साइड में लोड का पावर को इंक्रीज़ किया, कहने का मतलब हाई पावर, पहले लो पावर लोड लगाया जनरेटर का टर्मिनल पे और फिर हाई पावर का लोड लगाते हैं। तो हमने देखा कि लोड एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि अगर हमें ज़्यादा पावर सप्लाई करना है तो हमें लोड एंगल को इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। इस पेज से हमें यही पता चला। लेकिन अब लोड एंगल इंक्रीज़ करें कैसे, तो देखो लोड एंगल डायरेक्टली डिपेंड करता है, लोड एंगल इन्वर्सली शेयर करता है रिलेशन विद द एक्साइटेशन ईएमएफ, ठीक है। तो अगर एक्साइटेशन को हम चेंज करते हैं तो लोड एंगल को हम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्साइटेशन को कैसे चेंज करेंगे, तो एक्साइटेशन को चेंज करेंगे रोटर में जो डीसी करंट जा रहा है उसको बढ़ा घटा के। एक्साइटेशन जब घटा दिया हमने कांस्टेंट लोड पे तो देखो लोड एंगल बढ़ गया। लोड एंगल बढ़ने का मतलब आउटपुट पावर बढ़ गया। एक्साइटेशन को जब बढ़ा दिया हमने तो लोड एंगल घट गया कांस्टेंट पावर पे, तो लोड एंगल घटने से आउटपुट पावर घट गया, ठीक है। तो हमने एक्साइटेशन के थ्रू एक्टिव पावर कंट्रोल कर लिया। अब रिएक्टिव पावर कैसे कंट्रोल करेंगे, तो एक्साइटेशन को देखो जब पहले हमने बढ़ाया, एक्साइटेशन को घटाने से क्या हुआ, रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो गया। एक्साइटेशन को बढ़ाने से रिएक्टिव पावर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कहने का मतलब असली यही चीज़ होता है, मतलब जनरेटर रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है ओके फॉर्म में लोड को, ठीक है। नेगेटिव होने का मतलब जनरेटर रिएक्टिव पावर लोड से ले रहा है, ठीक है, यही चीज़ था।
एक्साइटेशन को कंट्रोल करके देखो, कंक्लूजन, एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करने से लोड एंगल घटता है, आउटपुट पावर बढ़ता है, यही सब। ठीक है, फाइनल फार्मूला ये है। ठीक है, बहुत अच्छा फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ यही तुम्हें क्वेश्चन में पुट करना रहता है। ठीक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी को जब एंगल निकालोगे तो एंगल कैसे निकलता है, tan इनवर्स ये, दैट इज मैग्नीट्यूड ये, और एंगल ये। ठीक है, रियल कॉस, इमेजिनरी में साइन रहता है। ठीक है, पर यूनिट सिस्टम, यहाँ देखो बेस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो करंट का, तुमको करंट का एक तो कन्फ्यूजिंग है। करंट पर यूनिट होता है आई एक्चुअल अपॉन आई बेस। ठीक है, बेस क्या होता है, रेटेड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, जो तुम्हें प्रैक्टिकली मिलता है। अब देखो करंट का क्या सीन है कि करंट कभी नेम प्लेट रेटिंग पे लिखा नहीं होता है। ठीक ना, क्यों, क्योंकि करंट डिपेंड करता है कि कितना लोड पे, मतलब लोड जो है करंट कभी लिमिटेड नहीं करता है। ठीक ना, जैसे तुम्हारे घर में सप्लाई आता है तो 220 एकदम फिक्स है, सप्लाई लाइन पे 220 ही आएगा, चाहे एक घर कनेक्ट हो या फिर 100 घर। ठीक है, तो इसी कारण करंट कभी भी रेटेड फॉर्म में नहीं रहता है। तो करंट का बेस भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर फार्मूला, दैट इज पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन, सॉरी, आई इज इक्वल टू एस अपॉन पी। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्या बोलती है, कम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू कम्प्लेक्स पावर अपॉन वी। ठीक है, ये होता है आई बेस का कैलकुलेशन। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू जो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो फुल लोडिंग के कंडीशन में क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू भी तुम एस अपॉन वी से ही कैलकुलेट करोगे, बेस वैल्यू भी एस अपॉन वी से ही कैलकुलेट करोगे, तो दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब फुल लोड करंट बहता है, मतलब आई रेटेड करंट जब फ्लो कर रहा है लोड में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आई पर यूनिट क्या लेंगे, 1। ठीक है, देखो आई बेस का कैलकुलेशन कैसे है, एस अपॉन वी है ना, और एक्चुअल का भी यही होगा। ठीक ना, देखो आई बेस क्या होता है, रेटेड करंट। रेटेड करंट हम लोग कैसे निकालते हैं, पावर अपॉन वोल्टेज से। ठीक है, कहने का मतलब मशीन का जो पावर रेटिंग है और मशीन का जो वोल्टेज रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंग कितना करंट फ्लो कर सकता है, उसको बोलेंगे रेटेड करंट। ठीक है, एक्चुअल हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो एक्चुअल हम लोग मेज़र करते हैं V अपॉन आर से। कहने का मतलब लोड का जो इम्पीडेंस है, तो उस इम्पीडेंस के प्रेजेंस होने के कारण मैक्सिमम करंट या फिर एक्चुअल करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसको बोलेंगे एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल का मेजरमेंट कैसे होगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और बेस का मेजरमेंट कैसे होगा, एस अपॉन वी। ठीक है, ये हमेशा याद रख लो। बेस का कैलकुलेशन होता है पावर के रेस्पेक्ट में, एक्चुअल का कैलकुलेशन होता है इम्पीडेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरी बात, फुल लोडेड कंडीशन में, फुल लोडिंग जब क्वेश्चन में लिख दिया है कि रेटेड करंट इज़ फुल लोड, या फिर क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि मशीन इज़ रनिंग एट फुल लोड, उस समय पर यूनिट वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही हो जाएगा, रेटेड। ठीक है, जेड बेस का फॉर्मूला ये होता है के वी अपॉन एम वी है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर और एक्स निकालने का, आर एक्चुअल अपॉन जेड बेस, ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। अब न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल में देखो ये सब चीज़ दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या है, सिंपल ये वाला इक्वेशन लिखना है। इम्पीडेंस तुमको दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, करंट निकाल लो, दैट इज़ करंट तुम्हारा कैसे निकलेगा, पावर अपॉन वोल्टेज से करंट निकल जाएगा, और करंट निकलने के बाद सिंपल तुम एक्साइटेशन निकाल दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक्साइटेशन और लोड एंगल पूछता है, ईएफ के पास ही लोड एंगल लिखा रहता है। ठीक ना, कहने का मतलब कहाँ देखो, ईएफ को ही लोड है, ईएफ के साथ जो एंगल आएगा वही तुम्हारा लोड एंगल। कहने का मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया ईएफ का, और ये लोड एंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आसान रहता है। ठीक है, सब में वही है, कुछ खास नहीं है, एंगल निकालना है बस, ईएफ का एंगल निकालना है, करंट का एंगल निकालना है। अच्छा, पावर का जो फॉर्मूला होता है
वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। पावर का फॉर्मूला ये देखो, पावर का 10 तो फॉर्मूला होता है, सब मैंने लिख दिया है। मेजरली जो यूज़ होता है वो ये S3 फेज और P3 फेज, ठीक है। ये 3 फेज पावर है, दैट इज इक्वल टू √3 VL इंटू IL, ठीक है। और एक्टिव, ये कॉम्प्लेक्स पावर है, ये एक्टिव पावर है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एक्टिव पावर में cos phi होता है, दैट इज़ पावर फैक्टर, दैट इज़ व्हाट, और कॉम्प्लेक्स पावर में VA होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में यूज़ करना है, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन 1 में तुम्हें लिखा हुआ है KVA, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पावर है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पावर है और ये क्या है वोल्टेज, तो अगर तुम्हें करंट निकालना है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखो जब भी करंट निकालते हैं तो हमेशा लाइन वैल्यू यूज़ करो, क्यों? क्योंकि हमेशा ये जो है पूरा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, ठीक ना। तो हम लाइन को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा वोल्टेज तुम्हारा लाइन में रहता है, लाइन में ही एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आई लाइन क्या हो जाएगा। अब देखो ये जो √3 है ये कोई कन्वर्जन नहीं है लाइन और फेज का, ठीक ना, ये फॉर्मूला का पार्ट है। तो आई एल इज इक्वल टू S अपॉन √3 इंटू VL, ठीक है। यहाँ लाइन वोल्टेज रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में वाट के फॉर्म में पावर दिया रहता है, ठीक ना। तो जब वाट के फॉर्म में दिया रहेगा तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करना होगा, दैट इज़ cos phi, ठीक है। इसमें दिया है, हाँ, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि पावर 500 मेगावाट है, तो ये एक्टिव पावर है, ठीक ना। यहाँ पे तुम्हें पावर फैक्टर कंबाइन करना होगा जब तुम करंट निकालोगे। तो देखो करंट इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय √3 इंटू लाइन वोल्टेज, ठीक है, इंटू cos phi, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता है लेक्चर 8। लेक्चर 8 में देखो ये सब जो ग्राफ है ना, ये सब लेक्चर 6 का ही है, ठीक है। लेक्चर 6 में ही हम लोग ये देखते हैं, उसी ग्राफ का एक्सटेंशन है कि कहाँ पे रिएक्टिव पावर दिखाया जा रहा है और कहाँ पे एक्टिव पावर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये लेक्चर 8 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सारा वही चीज़ है, ठीक ना। चलो ठीक है।